दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिला बार एसोसिएशन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हृदय सिंह जैन साहब के प्रयासों के द्वारा कल जिला बार के गांधी सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था एंटीसिपेटरी बेल। कार्यक्रम को नाम उत्थान दिया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि वकीलों के बीच एंटीसिपेटरी बेल को लेकर जो शंकाएं हैं, जो प्रश्न हैं, उनका जवाब दिया जा सके, उनको दूर किया जा सके। वैसा किया भी गया। वरिष्ठ अधिवक्ता पवित्र नारायण सिंह व श्री अनिल तोमर जी ने बहुत ही विस्तार से एंटीसिपेटरी बेल के विषय में समझाया। बताना जरूरी है, जब से मेरठ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री हृदय सिंह जैन आए हैं, उनका बहुत ही सकारात्मक रवैया रहा है। बार और बेंच के बीच रिश्तों को उन्होंने एक नया आयाम दिया है। साथ ही जब वह जिला बार के कार्यक्रम में आते रहे हैं, तब तो वो इस बात पर जोर दिया करते थे कि बार द्वारा युवा अधिवक्ता व अन्य अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए वर्कशॉप और सेमिनार्स का आयोजन किया जाना चाहिए। उनकी इसी सकारात्मक सोच और प्रयास की वजह से कल का यह कार्यक्रम संभव हो पाया। हालांकि जिला बार एसोसिएशन द्वारा इससे पहले पिछले सालों में लगातार कई सारे सेमिनार, सिंपोजियम आयोजित किए गए, लेकिन जुडिशरी के सहयोग से, बेंच के सहयोग से ये पहला कार्यक्रम था जो कि बहुत ही सफल रहा। आज आपके सामने उस कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग मैं रख रहा हूँ। जो अधिवक्ता साथी कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, वह इस रिकॉर्डिंग को देखकर उतना ही लाभ उठा सकते हैं जितना वहाँ मौजूद अधिवक्ताओं ने उठाया। तो मेरा आपसे निवेदन, कार्यक्रम अंत तक जरूर देखिएगा। थैंक यू। आज का जो कार्यक्रम है, ये बार बेंच का साझा कार्यक्रम है, जिसे उत्थान का नाम दिया गया है। आज हमारे दो प्रमुख वक्ता हैं जो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में हम लोगों को बताएंगे, क्योंकि आए दिन अधिवक्ता इन्हीं चीजों से जूझ रहे हैं। जब से यूपी में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन शुरू हुआ है, उसके बाद से ये अधिवक्ता इस बेल को कोर्ट में लगाते हैं, कई परेशानियों का सामना करते हैं, और इसी पे आज का प्रोग्राम उत्थान रखा गया है। मैं अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन से अनुरोध करूंगा कि बुके देके जनपद न्यायाधीश महोदय को सम्मानित करें, उनका स्वागत करें। लगातार प्रयासरत है कि हर महीने में गोष्ठी ऐसे आयोजन किया जाए, इसमें अधिवक्ता बंधु जो रोज किसी न किसी सेक्शन पे या किसी न किसी चीज पे रहते हैं कोर्ट में, और हम आपस में डिस्कस करते हैं। तो उसी कार्यक्रम को हमने जनपद न्यायाधीश महोदय से बात की, तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने भी ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट कराने के लिए कहा है, और हाईकोर्ट ने खुद ये कहा है कि बार इनिशिएटिव ले, बार और बेंच मिलकर ऐसे प्रोग्राम कराएं जिससे अधिवक्ताओं को जानकारी मिले। तो इसी क्रम में आज हमारे बीच दो प्रमुख वक्ता हैं। मैं बताना चाहूंगा पवित्र नारायण जी, जो लगातार अधिवक्ताओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं और काफी सालों से प्रयासरत हैं, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन्होंने इतने जजेस अपने एजुकेशन से दे दिए हैं कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो हमारे बार के मेंबर हैं। तो और आज के दूसरे वक्ता मेरे बड़े भाई पूर्व बीएससी पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल कुमार तोमर जी, जो लगातार डिफेंस की वकालत शुरू की। उन्होंने डिफेंस की वकालत से भी प्रोसिक्यूशन में आया और काफी काम कमाया हुआ। बहुत पहले रिजेक्शन कराई हमारी, तो और करवाई भी नहीं कहा जा सकता, पर आप वो डिफेंस की साइड से दोबारा वकालत कर रहे हैं, तो हमारे प्रमुख होता है। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए श्री पवित्र नारायण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और एंटीसिपेटरी बेल के बारे में सभी अधिवक्ताओं को बताया है। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, सभी लोग अपने फोन साइलेंट पे डालें प्लीज, क्योंकि जब कोई भी बात बताई जाए तो आपका कंसंट्रेशन उसी बात को होना चाहिए, और फोन साइलेंट पे हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। मैं एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन देता हूं, तो मेरी इच्छा ये होती है कि न्यायालय
मिनी एंटीसिपेटरी बेल को स्वीकार ना करे तो कम से कम आज एप्लीकेशन लिए तो इंट्रीम बेल तो दे। उसके संदर्भ में हमें जो एंटीसिपेटरी बेल और इंट्रीम बेल के प्रावधान हैं उनके पीछे के जूरिस्प्रूडेंस को समझना होगा। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से निकलता है और हम सभी ने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है, लोग के समय को पढ़ाई है, जो कंपटीशन देते हैं वो पढ़ते हैं। उसके अंतर्गत एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत कहा गया है नॉर्मेटिव साइंस, कैल्शियम की थ्योरी है चल रहा है। जिसे नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। एक मान अपने बड़े मान से शक्ति प्राप्त करता है। तो मेरा अपना मानना है कि जो हमारा एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान हमारी सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेट किया गया, उसका उद्देश्य हमारे उस ग्रैंड नॉर्म से निकलता है जो हमारा संविधान है और संविधान के भी स्पेसिफिक बाउंड्री। जी डॉक्टर साहब, आपका जिस तरह का आपका सम्मान है उस हिसाब से डॉक्टर ओपी शर्मा जी हमारे बीच में हैं और निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है क्रिमिनल मैटर में मुझे अनावश्यक हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। मैंने पहले बता दिया कि इसी तरह से जो सूर्य को दीपक जलाना दिखाना, लेकिन शायद मेरी कुछ ज्ञान वृद्धि होगी, मुझको कोई कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों के सामने बोल करके मैं मानता हूँ। बिल्कुल ये इसी तरह का है। अनिल जी को मेरे साथ जोड़ने का मतलब ये है, बिल्कुल इस तरह का है। जब नए बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं ना, तो एक ट्रेंड व्यक्ति जो साइकिल जानता है तो उसके पीछे रखते हैं। ये मेरे प्रति प्यार है इस बार का, सही बात ये है। कहीं अगर मैं थोड़ा इधर गिरता हूँ कुछ होता है, तो अनिल जी को मेरे साथ लगा है क्योंकि प्रैक्टिकली वो इस संबंध में बहुत साउंड है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ विधि के क्षेत्र में जो भी स्थिति है। मेरा सिंपल कहना यह है, वहीं से मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ग्रैंड नॉर्म जो हमारा है संविधान में, ऑल द देयर इज द वी द पीपल ऑफ इंडिया। मेरी जो स्पीच होगी वो हिंदी इंग्लिश मिक्स होगी, ना तो पूरा इंग्लिश में कहूंगा ना हिंदी में, क्योंकि हमें समझना है। और पेरिस के लिए मैंने एक निवेदन किया है, ये आपके पास पेपर पहुंच जाएंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो मेरे पास लिख करके भेज देना क्वेश्चन के साथ, जिससे कि अस्त स्थिति ना हो। और क्वेश्चन जी हमारे बीच मेयर मार्केट सेक्रेटरी मौजूद है, फिर उन्होंने मंच पर आके प्रस्थान करें। अमित जी आपका स्वागत है। हमारे सेक्रेटरी महोदय से किन्हीं के माध्यम से विभाग है, इससे क्वेश्चन अगर किन्हीं के हो अपना नाम लिख करके मेरे पास भेज दे, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ उसका आंसर दे सकूं अपनी संक्षिप्त बुद्धि से जो भी हो। यहाँ में आ रहा था ग्रैंड नॉर्म। It's correct that we the people of India is the grand norm in our constitution. But when we talk in respect to the we the people of India, where is that in CRPC? I found that this anticipatory bail, provision of anticipatory bail is only for the benefit of that we the people of India. It means whenever we are moving an application for anticipatory bail, it's necessary to consider this particular thing, and further we can say that Article 21, that is the most important article for a human being, because it provides a right for not only to life but a life with dignity. A person who has not committed any offense and an allegation has been imposed against him and he considered there are some reasonable ground. यहाँ दो शब्द लिखे हैं जो हमारी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है, उसमें लिखा एप्रीहेंशन। केवल हम गलती क्या करते हैं, एप्लीकेशन में एप्रीहेंशन लिखते हैं और हमारे विद्वान न्यायाधीश महोदय एकदम पूछते हैं एप्रीहेंशन के आधार पर तो आपको बेल नहीं मिल सकती। हम ये समझते हैं हमारी बेल का विरोध जस्टिस क्यों कर रहे हैं। We should write down not the apprehension, but there are sufficient reasonable ground for getting the anticipatory bail. That is the first thing which we have to write down in our applications.
प्रोविजन में रीजनेबल ग्राउंड लिखा है, इसके साथ ये भी लिखना जरूरी है कि रीजनेबल ग्राउंड क्या है। यहां मैं बताना चाहूंगा, कैल्सन से शुरू करके हम कहते हैं कि आर्टिकल 21 में कैल्सन का ही कहना है, हालांकि कैल्सन के समय होना हो, कैल्सन ने कहा दैट इज द ग्रैंड नॉर्म फ्रॉम विच द पावर ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज डिराइव्ड। इट इज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अ पर्सन, लाइफ ऑफ अ पर्सन। यदि एक व्यक्ति को किसी आधार पर संदेह पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, what will be about his dignity? As a lawyer community, we have to consider that thing. As a judicial side also, we should consider about the dignity. We are to protect the dignity of that person. If our judicial system fails to protect the dignity of a person, certainly it is the worst thing for us, because we are coming here only for this debate to discuss the problem of the people in respect, in the light of our constitution as well as in our CRPC. Here we can consider Honorable Supreme Court has delivered several judgments since the very beginning, considering Article 21 as the gist of anticipatory bail provided in CRPC. In this respect, हालांकि मैंने कोशिश की है कि सबके पास पेपर पहुंच जाए, सब लोग तक पहुंच गए होंगे, जिससे कि जब आप निकल करके जाए तो आपके हाथ में कुछ हो बाद में देखने के लिए। यहां सबसे पहला मैं कहना चाहूंगा, मोतीराम वर्सेस, सब जानते हैं, अधिकतर इस केस को जानते हैं, पुराना है इसलिए मैंने साइटेशन भी लिखी है, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। जस्टिस कृष्णा अय्यर, सब जानते हैं, कृष्णा अय्यर ने इसके संदर्भ में एक ही चीज कही, बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। और ये कहां से निकला है संदेश? आर्टिकल 21 से, बिकॉज वी हैव टू protect the life and liberty of a person under Article 21. That is the mandate of the Constitution. That is the fundamental right of a person provided in Article 21. If we are fails to protect that liberty, certainly it is the failure of the entire system. Whenever we are talking in respect to providing the anticipatory bail, this thing should be in our mind. इसके साथ केवल इतना ही नहीं, हालांकि 2016 में और उसके साथ साथ अन्य चीजों के साथ एक और केस आया, उसे मैं देना चाहूंगा कि ये शुरुआत है, और शुरुआत हम कह सकते हैं 2016 वॉल्यूम 1 एससीसी लिखा हुआ आपके पास, विपिन भाई शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, शाह है, विपिन भाई शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें कोरिलेशन बताया आर्टिकल 21 के मैंडेट का विद एंटीसिपेटरी बेल। क्योंकि मैं एकेडमिक चीजें देना चाह रहा हूं, और ये जो लोग, जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं, जो एडवोकेट और एचएस बीसीएस देगा दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी चीज है। यदि आप विशेष रूप से एचएस के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ ये जरूरी है कि जिस्ट क्या है हमारे किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, दैट हैज टू बी राइट डाउन इन अवर आंसर। तो मैं समझता हूं ये फ्रूटफुल होनी चाहिए, ना केवल एडवोकेट के लिए, इवन टू दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू compete the competition for HS and PCS। यहाँ पर इस केस में जो दिया गया बहुत ही लैंडमार्क है अपने आप में, इसलिए लैंडमार्क है कि किसी भी व्यक्ति को उसके राइट और टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से विदाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय और डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। और इस मैंडेट के साथ यहाँ कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एनालाइज एंड इंटरप्रेट द लॉ रिलेटिंग टू एंटीसिपेटरी बेल इन द लाइट ऑफ फंडामेंटल राइट provided under Article 21 of the Indian Constitution in the case of case का नाम आया, which held that provisions of anticipatory bail is conceptually under Article 21 of the Constitution, which is concerned with the personal liberty of an individual। जो मैंने कहा उसे मैं समर्थित कर रहा हूं इस केस के साथ, 2016 का केस है। मेरा कहना है कि एंटीसिपेटरी बेल के पीछे जो मेन भावना है वो आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करने की है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 21 थ्रू सेक्शन 438। देयर इज द कोरिलेशन बिटवीन 438 CRPC विद आर्टिकल 21 एज आई थिंक, इट्स माय ओन ओपिनियन, एंड दिस ओपिनियन inflict also in this particular judgment. That is the first thing which we have to consider। यहां थोड़ा सा मैं देना चाहूंगा एंटीसिपेटरी बेल के संदर्भ में,
अल्टीमेट गोल जो एंटीसिपेटरी बेल का है वो क्या है, यह प्रश्न आता है। क्यों प्रावधान किया है? हमें एप्लीकेशन देने से पहले, कोई भी आदेश करने से पहले ये जरूर सोचना है व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। द अल्टीमेट गोल इज ओनली टू प्रोटेक्ट द पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निफाइड लाइफ ऑफ अ पर्सन, not the citizen but the person. It also includes the accused also. It also includes all other persons also. Here we are considering further एंटीसिपेटरी बेल के संदर्भ में आप सभी जानते हैं यहाँ जो विश्वास करने का कारण रखता है प्रोविजन में लिखा है साहब, जो मैंने अभी बताया, हमें एप्लीकेशन में रीजन टू बिलीव लिखना है, एप्रीहेंशन नहीं लिखना है। There is a difference between apprehension, मेरे मन का भय हो सकता है, विदाउट एनी ग्राउंड हो सकता है। तो यदि हम एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन देते हैं, इट इज नेसेसरी दैट वी शुड राइट डाउन इन दैट एप्लीकेशन दैट रीजन टू बिलीव। देयर इज सफिशिएंट रीजन टू बिलीव that he may be arrested on acquisition of a non-bailable offence। ये अपने आप बता रहे कौन कौन सी चीजें इसमें जरूरी है, इसमें बहुत समय नहीं दूंगा मैं। अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखना है। अब ये चीज जो आ रही है इसमें हमें एप्लीकेशन में भी नहीं डालना चाहिए, मेरा मानना यह है। हालांकि मैं अपने बड़े भाई के कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर कर रहा हूं, लेकिन सिंपल स्थिति है कि एप्लीकेशन में हम ये जरूर लिखें कि अपराध की प्रकृति कैसी है, और ये दोनों तरफ देखना है, एप्लीकेशन देते समय भी और जजमेंट देते समय भी। एंटीसिपेटरी बेल पर यदि हम जजमेंट देते हैं जज के रूप में, तो इट इज नेसेसरी टू कंसीडर दीज आर द पॉइंट्स। और एक रुचिकर बहुत गजब की चीज बताऊंगा, लेजिस्लेशन में नया जो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है उसमें 482 482 सेक्शन को इसके लिए रखा है, और आप आश्चर्य करेंगे उसमें ये क्राइटेरिया साफ कर दिए। कहना इसका मतलब इसके स्कोप को बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं एडवोकेट और जजेस केवल इन कॉन्सेप्ट पर ही एप्लीकेशन स्वीकार या रिजेक्ट ना करें, उसकी अन्य परिस्थितियों को देखते हुए स्वीकार और रिजेक्ट करें। ये गजब आगे मैंने इसके लास्ट में दिया है, लेकिन यहां बता दूं कौन कौन से आधार संक्षेप में। अपराध की प्रकृति व गंभीरता देखनी है, पूर्व सजायाफ्ता तो नहीं रहा, जेल में तो नहीं है, किसी नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल वाले मामलों में, और इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि उसकी इस तरह की प्रवृत्ति रही हो। पिछला रिपोर्ट देख करके देख सकते हैं कि वो बराबर तो नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसके खिलाफ 82-83 की कार्रवाई तो नहीं चल रही, अगर करिए तो रिजेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि तय है अगर जिसकी प्रवृत्ति इस तरह की वो भागेगा फिर। तो उस स्थिति के लिए हम देखते हैं ये बैलेंस रखे गए हैं, वेयर द एक्विजिशन हैज बीन मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंजरिंग और ह्यूमिलिएटिंग द एप्लीकेंट हैविंग हिम अरेस्ट। और इन सब से महत्वपूर्ण चीजें नीचे दी गई है। इसी प्रावधान में या तो तुरंत एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, शैल है, मैंडेट है, या फिर ये नहीं कि आपने 4 दिन की डेट लगाई और एप्लीकेशन पेंडिंग है, फिर ये भी मैंडेट है अगर एप्लीकेशन पेंडिंग है तो इंटरिम बेल देनी होगी, क्योंकि हम सभी आबद्ध हैं विधि से, रूल ऑफ लॉ से। हमारा देश चलता है रूल ऑफ लॉ से। मेरा अगर कोई निर्णय आना है, मेरा कोई मत बनना है, तो वो रूल ऑफ लॉ के आधार पर बनना है। तो दैट इज द मैंडेट ऑफ द लेजिस्लेशन। यहां दिया है इसमें आइदर रिजेक्ट द एप्लीकेशन, बिल्कुल उसके शब्द में जो बता रहा हूं, आइदर रिजेक्ट द एप्लीकेशन फोर्थविथ साथ में, या तो तुरंत एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, या इश्यू एन इंप्रीम ऑर्डर, ये शैल है, इश्यू एन इंप्रीम ऑर्डर फॉर द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। जो डायस पर बैठे वो सोच सकते हैं भैया ये फायदा तो क्या होगा, उसके बारे में अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो उसी समय रिजेक्ट कर दें, ये तो भाग जाएगा भैया, उसी समय रिजेक्ट कर दो। यदि आप उसे कंसिडरेशन के लिए रखते हैं तो इसका मतलब आप इस चीज से सहमत हैं कुछ हद तक कि ना तो वो सजा आपका है, ना ही जो है आपराधिक प्रवृत्ति का है, गंभीर अपराध भी नहीं किए हैं। तो ऐसी स्थिति में तो यदि ये पाए जाते हैं तो तुरंत रिजेक्ट कर दो, अगर रिजेक्ट नहीं करना है तो उसे लटका होगा तो उसे एंटीसिपेटरी बेल दे दो। दैट इज द मैंडेट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। और यहां किस तरह से मैं समझता हूं इंटरिम बेल देने की स्थिति में एक और चीज दी गई
जिसके साथ रखते हुए ये नए बात, एक आश्चर्य की बात है, कोर्ट में ये भी निकाल दिया, इफ एंटिसिपेटरी बेल इज ग्रांटेड then it is also the mandate that within 7 years, minimum 7 days का समय दिया जाएगा डीजीसी को और पुलिस को, एसपी को, उनका पक्ष रखने का अवसर मिनिमम 7 दिन का देना आवश्यक है। अभी है 1 जुलाई से नहीं रहेगा। इसका मतलब हमारा लेजिस्लेशन क्या चाहता है? What is the intention of the legislation? Intention of legislation is to protect Article 21. Article 21 का प्रभाव दिखाई देता है। That is the thing which we have to consider। अब यहाँ ये तो कहानी हुई हमारी एंटिसिपेटरी बेल की, झगड़ा यूपी में तो तब शुरू हुआ जब ये यहाँ लागू हुआ 2019 के बाद। 76 की स्थिति वो थी जब 75 इमरजेंसी में भी थी। कोई कमीशन ने रिपोर्ट की 2009 में, लो कमीशन में, और उसने ये यूपी में लागू करना चाहिए। फिर यूपी में एक कमेटी बनी, कमेटी ने कहा कि नहीं, इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। फिर बिल आया, उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2018, जैसे 2019 में राष्ट्रपति की सैंक्शन मिली और फिर यहां लागू हुआ। अब लेकिन इसमें भी एक अलग चीज है, वो पता होना बहुत जरूरी है कि हर मामले में जैसा कि सामान्य सेंट्रल एक्ट में है वैसा यूपी के मामले में नहीं है। देयर आर सेवरल ऑफेंसेस व्हिच हैव बीन एक्सक्लूडेड, और वो कौन से हल्का समय ने इसमें लिखा है, आप हल्का से देख लेंगे। उत्तर प्रदेश इन फॉलोइंग मैटर्स एंटिसिपेटरी बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये सब है लिखे हुए हैं, मैं नहीं समझता मुझे बताने की जरूरत है, समझ ज्यादा रहेगा। ऑफेंडर्स पनिशेबल विद डेथ दिया गया, अंडर डेथ मृत्युदंड वाले मामलों में नहीं होगा। इसके अलावा एक और चीज आया 2022 में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो उन चीजों को कहा गया कि इसको नहीं रखना चाहिए। तो ये इस स्थिति में हम कह सकते हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल क्या हो? देयर आर सो मेनी verdicts of the Honorable Supreme Court which makes it clear that what is the status in respect to several questions which we have regarding anticipatory bail। शायद इन क्वेश्चन के खत्म होने पर मुझे ऐसा लगता है कोई पर्ची मेरे पास नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन जो मैं देता हूं इम्पैक्ट के लिए, डायरेक्शन टू पुलिस। पहले केस में हेडिंग आप बना सकते हैं, डायरेक्शन टू पुलिस दिया गया और ये कहा गया, केस का नाम इसमें दिया है आरती धर्मन, आरती धर्म वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2005। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पर्सन रिसीव्ड एंटिसिपेटरी बेल, इट इज मैंडेट इन द पुलिस दैट ही विल रिलीज एट वंस। कहीं ना कहीं उसके बाद भी नहीं करा होगा, इस तरह करा होगा। तो पहला तो पुलिस के लिए मैंडेट है कि वो एकदम इसे अगर एंटिसिपेटरी बेल ले लिए तो दे सकते हैं। In the case of MC Abraham and others versus State of Maharashtra 2014, SCC online SC ITNI is the mandatory to the police to arrest the person। It is हाँ एक और चीज आती है, वो तो आप बेल दे दी तो छोड़ेंगे मैंडेट, लेकिन अगर बेल रिजेक्ट होगी तो रिजेक्शन का अर्थ कई बार पुलिस लगाती है तो तुम्हारी रिजेक्ट होगी तो पकड़े जाओगे ना। इट इज नॉट द मैंडेट दैट ही विल बी अरेस्टेड एट वंस। इस केस में 2014 में ऐसी क्या गिरफ्तार कर लिया था। इट इज नॉट मैंडेटरी टू पुलिस टू अरेस्ट द पर्सन मेयरली बिकॉज हिज एंटिसिपेटरी बेल इज रिजेक्टेड। केवल इस आधार पर कि आपकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, इट इज नॉट द मैंडेट टू अरेस्ट। मतलब इसका उल्टा अर्थ नहीं ले सकती पुलिस। तीसरी चीज इसके साथ आती है, ये लैंडमार्क है, इसे तो सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ा होगा, क्योंकि मैं आपको क्या डायरेक्ट कर सकता हूँ, आपको पढ़े बहुत विद्वान है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा विशेष रूप से मैं उन नए एडवोकेट से कहूंगा पढ़ने की रुचि पैदा करने। उन्होंने पढ़ाओ फेमस केस है 2020 का है, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। बल्कि डायरेक्शन आया कि सभी कोर्ट्स में इसका दिया गया, सबको सर्कुलर जारी किया जाए। 2020 का लैंडमार्क है और सीधे सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस बेंच के माध्यम से आर्टिकल 21 के साथ इसका इंटरप्रिटेशन किया। और कुछ पॉइंट इसमें 2 पॉइंट पर प्रश्न आए हैं। सबसे पहले 2 क्वेश्चन इसमें डिसाइड किए। पहले मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, शायद बहुत से उन क्वेश्चन को लिखना चाह रहा हूँ, शायद ना लिखना पड़े उसके बाद। सुशीला वाले में फाइनल हो चुका है।
क्या है उसमें? वेदर, पहला क्वेश्चन है, वेदर द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू द पर्सन अंडर सेक्शन 438 CRPC शुड बी लिमिटेड टू ए फिक्स्ड पीरियड। ये हमेशा झगड़ा रहता है। It has been decided by the 5 judges constitutional bench. So, as to enable the person to surrender before the trial court and seek regular bail. यहाँ इस प्रकार क्या इसके संदर्भ में कोई फिक्स पीरियड निर्धारित हो सकता है? अग्रिम जमानत के लिए निश्चित समय, बस इस समय तक के लिए, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जब तक समय आए उस समय तक के लिए। दोनों क्वेश्चन हालांकि कोरिलेटेड है। Whether the life of anticipatory bail should end at the time when the accused is summoned to the court. हालांकि ये तो सब डाउट क्लियर है, मैं नहीं समझता किसी कोर्ट का किसी एडवोकेट के संदर्भ में संदेह होगा। 2020 से ये फॉलो किया जा रहा है। केवल सबमिट करने से क्या एंटिसिपेटरी बेल स्वतः खत्म हो सकती है? नहीं। क्या कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल देते हुए निर्धारित कर सकते हैं कि 6 महीने तक, 4 महीने तक जाकर के बेल लेने? ना, ये भी गलत है। 5 जज बेंच है। इसके संदर्भ में दोनों क्वेश्चन का आंसर इस केस में जो दिया है मैं बताना चाहूंगा। न्यायालय द्वारा एंटिसिपेटरी बेल की सीमा निर्धारित की जा सकती है या नहीं, इस संदर्भ में हम देखते हैं देयर कैन बी नो टाइम लिमिट्स। There can be no time limit set for the anticipatory bail set by the court. Protection granted to a person under section 3-438 CRPC should not be limited to a fixed period. It should be used in favor of the accused without any restriction on time. Without any restriction of time. समय के बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के चलता रहेगा और उसके द्वारा यूज किया जाता रहेगा। कोई टाइम पीरियड इसके लिए निर्धारित नहीं है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। दूसरे के अंदर द टर्म ऑफ एंटिसिपेटरी बेल डज नॉट एंड नॉर्मली एट द टाइम एंड सेज दैट स्टेज व्हेन द accused is summoned in the court or when the charge are framed. Charge frame होने पर भी खत्म नहीं होगा, but can continue till the end of trial court. Court further held that if there is any special circumstances पे ध्यान देना है। अपने क्लाइंट को हम बताना भैया एंटिसिपेटरी बेल मिली, लेकिन पड़ोसी को जाकर के धमकी देने की नहीं मिली। असल बात है ना, वो भी तो उस्ताद होते हैं ना जो बेल ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो बहुत शरीफ है। तो यहाँ क्या है कि हमें बैलेंस बनाना है। अच्छा, हमें बैलेंस बनाना है क्योंकि हमें तो हम सेनानी हैं न्याय के। ठीक है, हमारे पास क्लाइंट आया, इसका मतलब नहीं भाई हुक्म प्रूफ हमें उसका जिताना ही है। हमारा काम है लोगों को न्यायालय के सामने रखना। और यदि कोई क्लाइंट एंटिसिपेटरी बेल लेकर के उसका दुरुपयोग करता है तो एज एन एडवोकेट इट इज आवर ड्यूटी टू गो टू द कोर्ट एंड टेल टू द कोर्ट दैट अरेस्टेड। हालांकि सैद्धांतिक हो सकता है, बहुत ज्यादा कहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम अपने क्लाइंट को इस चीज के लिए तैयार कर सकते हैं क्योंकि हमारा रूल ऑफ लॉ बनाया रहना चाहिए। मेन मैंडेट हम उसके सेनानी है, रूल ऑफ लॉ बनाने वाले, ना कि केवल इसलिए कि क्लाइंट ने हमें फीस दी है तो हम उसके सारे उल्टे सीधे काम करते हुए हम क्या बन जाए, कारण बन जाए। गलत और सही काम कर रखना जी। बहुत संक्षेप में मैं जल्दी करूंगा। ये क्या है? तो इसके बाद इसमें आ गया नेक्स्ट, इसके साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता संवैधानिक समादेश है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत 2023 में एक बहुत साफ मैंडेट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। गिरफ्तारी प्रत्येक मामले में केवल उन परिस्थिति के मामले में की जानी चाहिए जहां साक्षियों पर दबाव या फरार होने की स्थिति है। ये उसी के संदर्भ में जा रहे हैं। एंटिसिपेटरी बेल मिलते समय न्यायालय को भी देखना है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि वो गड़बड़ कर रहा है। क्या बेल मिलने के बाद गड़बड़ है तो मोहम्मद अशरफ आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड AIR 2023 सुप्रीम कोर्ट बहुत साफ है। It was held that the importance has been placed
बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का संदर्भ ये इसलिए दे रहा है कि आर्टिकल 21 ऑन द वैल्यू ऑफ पर्सनल लिबर्टी, बिल्कुल सही, नेसेसरी फॉर अरेस्ट बिफोर फाइलिंग द चार्जशीट occurs when the accused custodial investigation or interrogation is essential. ये सब तरह का 41 में क्या आएगा? ये नहीं कि 41 में कह दिया 7 साल से ज्यादा है तो भी एकदम गिरफ्तार नहीं करना। अगर असेंशियल ये है, चार्ज हमें अपनी केस डायरी में लिखना पड़ेगा कि भाई साहब बिना इसके पकड़े, बिना इसकी कस्टडी लिए इन्वेस्टिगेशन संभव नहीं है, जिससे इसका दुरुपयोग ना हो। Arrest before filing the charge sheet, accused, investigation or interrogation is essential. Or in certain cases involving serious offences, where the accused possibility of influencing witnesses cannot be, एक तरह समझ लें जो शुरू में हमने दिए थे, उन्हीं सब चीजों को रखा है कि विटनेस को इन्फ्लुएंस करता है या इस तरह की चीजें रखता है तो उसको रखा जा सकता है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एसेंशियल कंडीशन लिमिटिंग द ऑर्डर ऑफ प्री अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल का मतलब एंटीसिपेटरी से है, कौन कौन सी कंडीशन है जो इससे रोकती है, परिस्थितियां जहां बेल रिफ्यूज की जा सकती है। अब ये प्रोसिक्यूशन के लिए, प्रोसिक्यूशन अपने पक्ष में कह सकता है और न्यायालय इस संदर्भ में सोच सकता है कि दीज आर द ग्राउंड्स व्हेन इट कैन बी रिजेक्टेड। और इस संदर्भ में हम यहाँ कह सकते हैं गुरु बख्श सिंह पुराना केस है, उसमें इस चीज को रखा 1980 का है। गुरु बख्श सिंह सिटी हाउस स्टेट ऑफ पंजाब लैंडमार्क है। इसे आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ दोनों पक्ष आपके सामने होंगे और ये अभी तक भी लागू है। मुझे डाउट है कि नए कोड के आने के बाद क्या स्थिति होगी। That will be under the interpretation that will be decided by the court in future. उसका इंटरप्रिटेशन जब होगा जब देखेंगे फिर उसमें से वो सारी कंडीशन निकाल दी गई है नए एक्ट से। तो यहाँ कह सकते हैं कि इस चीज को देखना है और इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफाई द कंडीशन ऑन विच द एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी बेल में बी रिजेक्टेड। वो कंडीशन इसके अंतर्गत तो मैं देख लेंगे तो प्रोसिक्यूशन का काम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं whether an application for anticipatory bail remains maintainable even after the filing of the charge sheet on the court। ये भी क्वेश्चन पेपर उठता है कि क्या चार्ज शीट सबमिट कर दी पुलिस ने, उसके बाद भी क्या मेंटेनेबल हो सकते हैं। जब हम एप्लीकेशन लेके जाएंगे हमारे साथी भी हमसे भैया चार्ज शीट आ गई, अब क्या बात है, जाकर बेल करा ले, चार्ज शीट आ गई, नहीं ला रहा हूं मैं बेल ले, कोर्ट भी कह सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ, अब ये लास्ट का केस आ गया जो तक का लिस्ट है 2024 सौभाग्य भगत वर्सेस स्टेट उत्तराखंड 2024 सीआरएजे पेज 1042। इसमें अवधारित किया गया कि एप्लीकेशन सीकिंग एंटीसिपेटरी बेल वुड बी मेंटेनेबल इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इन द कोर्ट। अब क्या परिस्थिति में सारी तो लिख नहीं सकते हो, केस को पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा, लेकिन इंडिकेशन हम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बस लास्ट में करूंगा, बहुत लंबा समय हो गया, आप लोगों को जो है सोचना बंद करेगा। बस यहाँ तुलनात्मक अध्ययन और देखना, ये बस मैंने एकेडमिक दिया है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस क्रिमिनल में नहीं है और मोस्टली उसके संबंध में मेरे बड़े भाई हैं नहीं पहली जाप हाँ, तो यहाँ कंपैरिजन, अब कंपैरेटिव प्रोविजन ये देखने इसलिए जरूरी है कि जुलाई में अचानक 1 जुलाई से नया एक्ट लागू हुआ और नया एक्ट लागू होने की स्थिति में नया एक्ट लागू होने की स्थिति में क्या पोजीशन होगी, बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा। नई विधि की तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं। 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 482 जो तक हमारा हाई कोर्ट की पावर इन्होंने यहाँ छीन ली का मतलब इनहेरेंट पावर दी गई थी, उस इनहेरेंट पावर का यहाँ बना दिया एंटीसिपेटरी बेल। और 482 वन के अंतर्गत एक गजब की चीज है कि उसमें प्रोविजन तो दिया है
लेकिन इसके साथ साथ जो 4 कंडीशन थी वो साफ कर लो। मेरा मानना यह है कि लेजिस्लेशन की इंटेंशन यह है कि केवल इन 4 कंडीशन को नहीं देखना है। अब यहाँ एक तरह से हम खुश हो रहे हैं कि वकीलों के लिए छूट कर दी नहीं देखनी ना, ऐसा नहीं है। यह न्यायालय के लिए है कि ऐसी अन्य परिस्थितियों को भी देख सकता है। कई वकील ये ना कहीं बस ये 4 को देख ली। मेरा अपना इंटरप्रिटेशन ये है और मैं नहीं समझता है सही है गलत है क्या है, सुप्रीम कोर्ट तक करेगा जब देखेंगे। तो यहाँ कह सकते हैं corresponding provision in BNSS are contained in 482 और 482 1 के अंतर्गत क्लोज 1 से 4 तक ओमिट कर दिए। 1 से 4 क्लोज 1 उसके जो थे 1 से 4 में कंडीशन थी, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। 482 क्लोज 1 provides the court may if it is think fit, if it think fit, प्लीज बात ना करें, महत्वपूर्ण चीज है। थोड़ी देर बाद खूब बात करना, पूरा समय रहेगा। ये समझ लो आप क्लास में बैठे 10वीं क्लास में आ गए। जब आप छात्र के रूप में पढ़ेंगे तो फिर शांत रहेंगे, लेकिन अगर मन में आ गया हम तो वकील है सब जानते हैं तो फिर सब जानते हैं। तो ये हम इसके अंतर्गत देखते हैं, इसे देख लें। ओमिक्स कर दिया। दूसरे के अंतर्गत provides the court may, if it think fit, direct that in the event of such arrest, he shall be released on bail. Provides that court may, if it thinks fit, केवल इतना कर दिया इसके अंतर्गत 482 और बेल दे सकते हैं। एक और ओमिट की है चीजें, 2-3 ओमिट की हैं, वो बता रहा हूँ। प्रोविजन टू सेक्शन, बिना बात करे ले लें क्योंकि मैनिफेस्टो वो पढ़ने में। Provision to section 438 clause 1 CRPC providing that where the High Court, प्लीज इस पर ध्यान दें, महत्वपूर्ण है। निकल गया तो 1 जुलाई के बाद फिर पूछोगे क्या हो गया है, आपके फेवर की चीज है। Provided that where the High Court or as the case may be, the Court of Session has not passed any interim order under this subsection or has rejected the application for grant of anticipatory bail, it shall be open to an officer in charge of the police station to arrest। ये पहला प्रावधान है 438 वाला। इसका भ्रम पैदा हुआ और ये कहा कि अगर रिजेक्ट हो गई है तो पुलिस पकड़ने पहुंचने लगी। इस भ्रम को दूर करने के लिए कहा दिस एंटायर प्रोविजन इज डिलीटेड। मतलब यदि कोर्ट ने हमारी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी है तो पहला जो प्रावधान था कि पुलिस को अधिकार होगा कि वो अरेस्ट कर सकती है, ये डिलीट है, जिससे कि पुलिस इसका मिस इंटरप्रिटेशन करके किसी व्यक्ति को तंग ना करे। दैट इज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन। अगेन इट इज टू फुलफिल द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 20। नेक्स्ट चीज, इंटरिम बेल देने पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वह एसपी को 7 दिन का नोटिस देने की व्यवस्था हमने देखी थी। नए कोड में 1A को निकाल दिया गया, 438 1A में। मतलब अगर हमने एंटीसिपेटरी बेल इंटरिम बेल दी है तो उस स्थिति में कोर्ट के लिए मैंडेट नहीं है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 7 दिन का नोटिस दे। लेकिन मेरा मानना है न्याय की दृष्टि से, क्योंकि आर्टिकल 21 में भी न्याय नहीं छिपा है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के लिए मेहता गांधी ने कहा नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, इट मीन्स प्रोसिक्यूशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी वेरीफाइड। ऑल्दो इट इज नॉट, इट हैज बीन डिलीटेड इन न्यू कोड। मैंडेट नहीं है लेकिन डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट तक कर सकता है, कोर्ट तक रहेगा। नेक्स्ट चीज इसमें है सबसेक्शन 1B, ये भी डिलीट कर दिया 438 का। प्रोवाइड्स दैट द प्रेजेंस ऑफ द, हाँ एक बीच में काफी चला था, बाद में क्या हो गया कि उसकी प्रेजेंस जरूरी है। एक्चुअली कई एप्लीकेशन हाईकोर्ट में रिजेक्ट कर इस आधार पर कि भैया वो कहा है, वो तो फरार है, तुम एप्लीकेशन लेकर के आ गए ना, ये डिलीट कर दिया। ये सीआरपीसी में प्रावधान है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन दैट द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट सीकिंग एंटीसिपेटरी बेल shall be obligatory at the time of final hearing of the application and passing the final order by the court. If on the application made to it by the public prosecutor, the court considers such presence necessary in the interest of justice, is now
डेलीगेट्स। जो मैंने अब ये पढ़ा, ये नए वाले कोड में नहीं मिलेगा, 1 जुलाई तक मिठाई बांट सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से मैं समझता हूं कि प्रयास किया गया चीजें रखने का। डिस्क्लेमर बाद में दे रहा हूं। मैं सुझाऊंगा और वो भी रिश्वत के ऊपर आपको कुछ बातें बताएंगे। आज की इस कार्यशाला के अतिथि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय मंचा सिंह, हमारे बार संघ के अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह जी, महामंत्री आनंद दशरथ जी, मेरठ बार संघ के महामंत्री अमित दीक्षित जी, और में उपस्थित हमारे न्यायिक अधिकारीगण एवं वरिष्ठ अधिवक्तागण और युवा साथी, बहुत अच्छी एक शुरुआत की गई है। और ये बार बेंच ने संयुक्त प्रयास से एक एकेडमिक व्यवस्था समझी कि स्टार्ट किए कि इससे हमारे साथियों का ज्ञानवर्धन होगा। और हमारे जो भाई बड़े भाई है और नारायण जी, उनको अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, उनका ये बड़प्पन है, वही बोल रहे कि मैं कुछ बोलूंगा, उन्होंने मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है बोलने के लिए। जो एकेडमिक बातें हैं, जो 438 से रिलेटेड जितने भी प्रावधान है, पहली बात आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने पूरी तरह डिटेल में सभी आपको बताया है। और जो केस जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, लास्ट में आकर मैं सुशील अग्रवाल भी कहना चाहूंगा कि 438 में एक महत्वपूर्ण केस जो है, और अगर काफी डिटेल है उसमें, एक नहीं कम से कम 100 केस लोगों को ऑनरेबल सुपर कोर्ट में जो उसको साइड क्या हो रहा है और हर बिंदु साइड क्या है एक कैसे। और वो 21 से जो प्रोटेक्ट करता है व्यक्ति को, 21 से ही स्टार्ट होता है, उसी से एंटीसिपेटरी बिल का एक तरह से प्रोटेक्ट होता है, एंटीसिपेशन। यानी कि ये संभावना हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है झूठे किसी केस में, उससे बचाने का ये प्रावधान एक धारा 438 से आप कीजिए है, जिसमें आपको अपनी बिल एप्लीकेशन में भी ये लिखना भी है। और ये एप्रीहेंशन की जहां तक बात आई कि एप्रीहेंशन में स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ, आपको पुलिस झूठे आप और इसको अरेस्ट करके आपको समाज में बेइज्जत करेगी और जेल भेजना चाहिए। इसलिए इसका मेन आधार है रूल 21 से आप प्रोटेक्ट होते हैं, और उसी का मेन आधार 438। अभी कुछ केस में काफी मेरे भाई ने बताया, बड़े भाई ने काफी आपको ज्ञानवर्धन किया, लेकिन कुछ मामले इस तरह के हैं, जैसे स्पेशल एक्ट है, उसमें एंटीसिपेटरी के लिए मना के आगे नहीं दी जा सकती। लेकिन कुछ केसेज में उस केस के फैक्ट्स के आधार पर हमारे हाईकोर्ट द्वारा भी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कई मामले, एक में केस लूं, ये आपके सामने साथ जानकारी होगी, जैसे SC एक्ट का मामला है, SC ST का। SC ST में ये होता है कि भाई एंटीसिपेटरी बिल लाइन नहीं करती, ये कुछ चलाता है। लेकिन 3 केस जो है उसमें, एक पृथ्वीराज चौहान, काशीनाथ, और एक लास्ट में अभी अपने स्टेट ऑफ यूपी का ये अपने हाईकोर्ट का कैलाश वासी स्टेट में उसको पूरी दोनों केस को डिफाइन किया। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि 438 में नहीं जाकर आप जो अपील होगी, इसमें जो प्रावधान कहता है SC ST का 14 या 2 है, उसमें आपको अपील करनी पड़ेगी। और उसमें अगर केस नहीं बनता है, क्योंकि बहुत सारी FIR ऐसी है कि SC एक्ट का कोई भी ऑफेंस बेल आउट ना होने के बावजूद उसके बाद भी SC ST लगा दिया जाता है। तो उसमें अगर आप अपील में जाएंगे तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, और वो 438 का उसमें नाम मिलेगा। ये पृथ्वीराज चौहान और कैलाश वकील स्टेट में सर, और एक गोपाल मिश्रा है, उसमें भी 4 केस ऐसे है जो बिल्कुल मेरी जानकारी में है, और मैं आपको डिटेल भी चाहेंगे उन लोगों की तरह। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बातें आती है कि MPW और 82 होने के बाद में नहीं लाई करती, ये भी कई इस तरह की बातें आती हैं कि उसके बाद वो लाई नहीं करेगी। 82 का भी अभी उसको लगे
बाद में इन प्रोडक्ट क्या है कोई नई लाई करेगी। लेकिन अभी एक हमारे ऑनरेबल हाईकोर्ट का ही केस लेटेस्ट है, उदित आर्य वर्सेस स्टेट, एक एंटीसिपेटरी बेल हमारे यही के जस्टिस कृष्ण बैल साहब उन्होंने उसको डिसाइड किया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये 304 का मामला था मेरठ का ही। प्यासी को उसको घोषित अपराधी करने को, घोषित वांटेड करने के लिए, करने के लिए पूरा प्रोसीजर करना होता है ये। लेकिन क्या होता है, एनबीडब्ल्यू की प्यासी जारी कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्यासी जारी करने के लिए आप प्यासी को पढ़ेंगे, फरार व्यक्ति के लिए कुछ घोषणा। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया है, फरार हो रहा है, अपने को छिपा रहा है, इसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करेगा कि लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है। उद्घोषणा निम्नलिखित प्रकार से प्रकाशित की जाएगी। नंबर 1, वह उस नगर या गांव में जिसके व्यक्ति मामूली रूप पर निवास करता है किसी स्थान पर सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। उसका जो विवेचक है वो उसको इस तरीके से उसमें मेंटेन करके चलेगा तो माना जाएगा कि हाँ इसमें व्यासी का प्रॉपर तरीके से पालन किया है, वरना खाली कागज पर व्यासी लिख देने से व्यासी नहीं मानी जाएगी। तो आमतौर से विवेचक ऐसा ही करते हैं कि भाई बैठते हैं और लेकिन कोर्ट से व्यासी एनबीडब्ल्यू ले और व्यासी जारी कर दी, व्यासी लेने के बाद उसकी कहीं कोई। दूसरा है उस जिस मकान में वो रह रहा है या उसके भाग पर वो लगाया जाएगा, चस्पा किया जाएगा, चस्पा भी नहीं करते आमतौर से। तीसरा है कि जहां न्यायालय के बाहर मेन गेट पर लगाएगा उसको वहां चस्पा करेगा, वहां भी कोई चस्पा नहीं किया जाता है। और न्यायालय जैसा भी इस पर उसके पेपर में पब्लिश किया जाएगा, अगर न्यायालय समझता है कि पेपर में पब्लिश होना चाहिए तब उसको प्रोक्लेमर घोषित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको ऐसी आप कर देंगे। तो इसी का लाभ इस केस में 304 का केस था, ये बेल एप्लीकेशन थी 45/60/2023 एंटीसिपेटरी बेल, ये कोर्ट नंबर 83 से डिसाइड हुई थी। AFRY केस उदय आर्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इसमें उन्होंने फिर लवेश को भी, क्योंकि लवेश में भी कहा कि व्यासी होने के बाद फिर लाइन नहीं करेगी, और अपने प्रेमशंकर प्रसाद गोविंद को साइड करते हुए ये आगे जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं कि जब प्रॉपर तरीके से इसका पालन नहीं किया गया है तो और केस उस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बन रहा है क्राइम ऑफिसर देखने के बाद, तो उसको जांच की जानी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण केस लो है, इसमें इसके जो पैरा 13 में इसको पूरी तरह उन्होंने किया है। इसको फिर सुशीला अग्रवाल को, सुशीला अग्रवाल हम सबको दरअसल क्या, सुशीला अग्रवाल हम सब बोल देते हैं सुशीला अग्रवाल, लेकिन हम पढ़ते नहीं है उसको। अगर आप सुशीला अग्रवाल को सभी लोग तो काफी डिटेल केस हुआ, बहुत बड़ा केस हुआ, और इसमें व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता का मामला है। अनुच्छेद 19 का ये कि आपका राइट का हनन नहीं कर सकता, आपकी स्वतंत्रता को निर्दोष व्यक्ति को जेल नहीं भेज सकते। आप तो अगर आपका केस है, दिखता है कि हाँ इसके खिलाफ एविडेंस इस तरह की नहीं है, तो उसको मैंडेटरी छोड़ना होगा। और इसमें भी 2 बिंदुओं को, 2 पॉइंट को जो नारायण जी ने डिसाइड बताया था, इन्हीं 2 पॉइंट को इसमें डिसाइड किया गया है। सबसे पहले जो सीबीआई वाला केस स्टार्ट हुआ था 1983 से, और इसके महत्वपूर्ण बिंदु यही 2 है। सीआरपीसी की धारा 438 के अधीन व्यक्ति को जो अनुदर संरक्षण है निर्बाध रूप से नियत अवधि तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसे समय पर निवर्तन के बिना के अनुकूल उत्पन्न करना चाहिए। दूसरा, किसी अग्रिम जमानत आदेश के समय या समयावधि का अंत सामान्यतः उस समय और उस प्रकरण पर नहीं हो जाता जब उसको न्यायालय द्वारा समन किया जाता है। यानी कि आपको बेल ग्रांट की 438 की और उसके बाद चार्जशीट आ गई, समन होंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो आपका राइट खत्म हो
पर आरोप विरचित किए जाते हैं, बल्कि विचार उनके अंत तक जारी रह सकता है। इसको डिटेल बिल्कुल लास्ट में जो कंक्लूजन लिया है वो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने यही है, जो फाइनल जजमेंट का है कि हाँ इसको टी प्लान होना चाहिए। तो बाकी ऐसी कोई विशेष बात इसमें नहीं बचती, क्योंकि सारी बातें उन्होंने बता दी है। 438 को बहुत लंबा नहीं है, बहुत वाइड स्कोप नहीं है, बल्कि व्यक्ति के जो अधिकार है जो अनुच्छेद 19-21 में हमको दिए है उसका पालन किया जाना, उसी के लिए 438 है। यानी कि पूर्व से आभास है कि हम निर्दोष है, निर्दोष व्यक्ति को पुलिस जेल देना चाहती है, उसके लिए ये आदेश है हमारी स्वतंत्रता के लिए। हाँ, एंटीसिपेटरी बेल को पवित्र जी ने बिल्कुल बताया है, और प्रावधान है कि जब एंटीसिपेटरी बेल मूव होती है, सही माने में हमको ऑनरेबल कोर्ट को भी उस समय पे या तो उसको इंट्रीम देनी होगी या रिजेक्ट करनी होगी, लेकिन 7 डेज का उसमें है प्रावधान। 7 डेज का प्रोसिक्यूटर को समय दिया जाता है, और हमको से प्रैक्टिस है कि भाई टाइम आ जाएगा, एविडेंस आ जाएगी, उसके बाद उसकी सुनवाई हो जाएगी, अन्यथा उसको फर्स्ट स्टेज पे इंट्रीम बेल मिलनी चाहिए, जिससे जैसे वो मूव करता है एंटीसिपेटरी बेल। ये प्रावधान है। और ये घोषणा एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग रहने के दौरान नहीं हो सकती। अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल मूव कर दी है और आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग एनपीडब्ल्यू की ऐसी की नहीं हुई है, तो विवेचन उस दौरान आपके खिलाफ एनपीडब्ल्यू ऐसी प्रोसीडिंग नहीं कर सकता। ये किसी भाई का होता वो नहीं हो सकता। बाकी और ज्यादा मेरी तैयारी नहीं थी, केस लो तो बहुत सारे मेरे पास वो तो एक्ट में ये प्रावधान है, लेकिन वो साफ बताया कि बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज भी याद है कि मेरी पहले इंग्लिश पढ़ने पे लगी और जैसा भी प्रोग्राम में गया तो मैंने वो क्या मैं इंट्रीम भी थी साथ में, तो मैंने काफी देर तक आर्गूमेंट किया, तो सोचा ठीक है मैं 2 दिन के मैंने 2 दिन के इंट्रीम मिल जाए मुझे, क्योंकि मेरा बड़ा था, इसलिए मुझे लगा कि मैंडेटरी होगी, मिलनी चाहिए हमें। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मेयर बार के मेरे भाई राजन अजीज आज पहली बार हमारे बीच आए, हमें दीक्षित जी आए और 2 शब्द कहे। आगे में साहब बहुत गलत थी, पहली बार जिलाबाद आए हमारे गेस्ट हैं और आज गोली करके आए मुझे लगता है। सम्मानित मंच और हमारे सदस्य, मेरी न्यायालय के बड़े श्री डॉक्टर ओपी शर्मा जी, मेरे चाचा गोपाल शर्मा जी, बीपी शर्मा जी, पवित्रनाथ भैया, बचपन बजुर्ग साहब के क्रिकेट के साथ भी बहुत ताकत आते हैं। जिंदगी की पानी ऐसी चलती है वैसी चलती रहती है, कभी बड़ों के साथ, कभी बड़ों के पीछे, कभी बड़ों के आगे, और ऐसी जीवन पूरा हो जाता है। इस मामले में आज हम सभी यहाँ मौजूद हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला। किताबी ज्ञान, बुक्स और बहुत सारे एक्ट, जितने एक्ट हैं उन सबको बहुत बारीकी से पढ़ा है, और आप सब लोगों को वर्कशॉप की आवश्यकता क्यों पड़ती है, लेकिन साइंस में सिखाते थे ना, करो, सीखो और आगे बढ़ो। वर्कशॉप में बहुत छोटे छोटे से 2-4 बिंदु आप लोगों के सामने हम लोग रख पाएंगे, मतलब उससे पहले वक्त आगे बात की, लेकिन अगर तुम्हें काबिल बनना है और सामने अपनी बात को रखना है और अपनी जगह बनानी है, तो आपको अपने आप वो सारी चीजें ढूंढनी पड़ेगी। जितना तुम ढूंढते जाओगे उतनी तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाएगी। शेरने का दूध पी के जो है कोई शेरशाह नहीं बनता, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद जरूर शेरशाह बन जाता है। तो जो शिक्षा है वो ताकत है जो तुम्हें सबसे बड़ा विद्वान बना सकती है। एंटीसिपेटरी बेल लगभग 2-2.5 साल में 200-250 से पहले आगे की होंगी, इससे कम तो नहीं होंगी, और वो स्थिति सबके सामने है कि जो हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, जो फैक्ट होता है, न्यायिक व्यवस्था अपनी सिस्टम से काम करती है, हम अपने सिस्टम से काम करते हैं। जब आदरणीय ब्रिजेश श्रीवास्तव जी ज्वाइन किया था तो 304 में एंटीसिपेटरी बेल मूव कर दी, तो उन्होंने कहा कि एंटरटेन नहीं होगी, क्योंकि लाइफ इंप्लीमेंट
ऑफिसर थे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट की पोजीशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन जुडिशियल ऑफिसर्स को किसी भी देर को देने के लिए जो बेबल है को छोड़ के ये राइट्स नहीं है कि वो सीधे आपको बेल दे रहे। ये कोई कानून में नहीं लिखा हुआ कि आप बेल देंगे। केस के जो फैक्ट है, केस की जो मैरिट है वो डिसाइड कर दिया, फिर ऑनरेबल कोर्ट की कृपा दृष्टि बन गई, वो बेल मिल जाएगी, नहीं बनी तो आपको आगे वाली कोर्ट में जाना पड़ेगा। जहां तक क्रिमिनल हिस्ट्री का है, घोषणा का है, 438, 437, 439 के तीन प्रोविजन है, 440 से करना ही पड़ेगा। ऐसी क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा है तो उसमें अपने हो रहा है, लेकिन किताबों को पढ़ना, समझना, जानना जरूरी है। 438 में बहुत छोटा सा स्कोप है, बहुत छोटा सा स्कोप है। सतेंद्र बिल आने के बाद अभी उसकी लिमिटेड और कम हो गई, बहुत कम केस हो गया। पहले कुछ न्यायिक अधिकारी गए तो हम एडमिसिबिलिटी के लिए जाते थे, देखा 7 साल की सजा है, ठीक है, 40 बनेगी, कंप्लायंस की आयु को कंसिडर ठीक है। अभी वो स्थिति फिर बेहतर होने वाली है, कल फिर और बेहतर होगी। तो मेरा सभी जो युवा साथी है, बड़े तो सब जानते ही है, सबको सब वास्ते पता है, लेकिन जो युवा साथी है वो जितना इसे पढ़ेंगे लॉ को, जो एंटिसिपेटरी है, रेगुलर बिल है, बहुत मिनिमाइज से चेंजेस है, बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, बहुत बड़ा धोखा नहीं है ये ना। उसमें तो बहुत कुछ ऐसा है कि जो दूसरी तरह है, बस उसमें 2 चीजें है कि हिंदुस्तान नहीं पढ़ेंगे। एंटिसिपेटरी बिल मैंने कब पढ़ी, बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के लिए। मैं दिल्ली में पढ़ा था फादर के पास 92 में, लाल कृष्ण अडवाणी अयोध्या से वांटेड हो गए, दिल्ली में एंटिसिपेटरी जाकर मणिपुर से, दिल्ली में मणिपुर से जाकर एंटिसिपेटरी, क्योंकि अब हमने उसे पढ़ा भाई ये ऐसे कैसे होगी, तो मामला यहाँ है, तो घर वाले बोलते थे यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, झगड़ा मत करो, मैंने आपकी मणिपुर से इतने बड़े ऑपरेशन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि उनके पास ताकत थी, आपके पास भी, आपकी यूपी में रहती, आपको 480 में जाना था, उसके बाद आप सब छोड़ दूंगा। मैंने 92 में ये पढ़ा था जब मैं 10th में था कि रामकृष्ण अडवाणी को एंटिसिपेटरी जेल वहां से मिली और बिना जाए बिना कोर्ट बैठे। तो मेरा आप सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि आप सबको 438 पे जो क्रिमिनल मैनुअल में प्रपोजल दिया हुआ है, प्रपोजल फॉर्म है, उसे भी एग्जीक्यूट प्रॉपर करना चाहिए। 90% बेल एप्लीकेशन के ग्राउंड्स और एफिडेविट के ग्राउंड्स प्रॉपर नहीं होते हैं, जिसमें तीनों चीजें डिक्लेयर की गई है। बायलॉज में लिखा हुआ है स्पेशली कि आप ये शर्तें पूरी करेंगे तब आप क्रिमिनल 438 एंटिसिपेटरी रिजोल्व करेंगे। और पहले आपसे 2 साल 3 साल पहले मैक्सिमम बेल एडमिशन पे इसलिए रिजेक्ट होती है हमारी कोर्ट में, फिर उसका बायलॉज बनवाया गया साहब से अनुरोध करके, और उन्होंने बायलॉज बांटा गया बाकायदा मिडिल वाला स्कीम में, और उसके बाद फिर प्रॉपर बेल का सिस्टम आया। और मेरी आप सबसे एक और अनुरोध है कि चुनाव भी हो गए, अब लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और होली का त्योहार बहुत अच्छे से मनाएं, आपस में सौहार्दपूर्ण मनाएं, विवाद ना करें और त्योहार हम भी मनाने में सभी से कहना कि अच्छे से त्योहार मनाएं। थैंक यू। साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे अनुरोध पर बहुत शॉर्ट नोटिस पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं आदरणीय दीक्षित जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जितना आप पढ़ाएंगे उतना ही बनेंगे। लेकिन हमारा जो प्राचीन भारत है और जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। तो गुरु है तो पुस्तक भी आपकी गुरु है। एक ये होता है कि आपने चीजें तो सीख ली लेकिन उसको बुनना नहीं सीखा, तो बुनने के लिए कई बार इंसान के रूप में या किसी भी रूप में गुरु की आवश्यकता हो जाती है। मैं छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ कि एक पंडित जी थे, उनका पुत्र था, बहुत योग से बहुत विद्वान था। तो उसने सारी कैलकुलेशन ज्योतिषी की सीखी और सीख के वो राजा के दरबार में गया और उसका दावा ये था कि मैं अपनी गणना से ये बता सकता हूँ कि किसी व्यक्ति के पास क्या चीज है। तो राजा ने अपने हाथ में अंगूठी रखी और पुट्टी बंद कर दी। उन्होंने उससे पूछा कि बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। उसने सारी अपनी गणनाएं करी, गणनाएं करके उत्तर आया कि गोल सी चीज है, गोल चीज है, गोल गिरा है उसका। वो विचार करता रहा, विचार करते करते
उसने सोचा क्या हो सकता है, तो उसका तो दिमाग गया, उसका कहा रथ का पहिया है। यहाँ पर ये सामान्य प्रज्ञा जो है ये काम में आती है कि अगर हाथ का कोई चीज बंद है, मुट्ठी के अंदर है, तो रथ का पहिया नहीं हो सकता और वो अंगूठी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहुत सी बातें यहाँ पर हुई। मैं हमारे जो वक्ता हैं आदरणीय गोविंद नारायण जी, मैं आपको इज्जत करता हूँ और उतनी इज्जत हमारे तोमर साहब की करता हूँ। बाकी तो आदरणीय वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बात यह आती है कि जमानत विवेकाधीन होती है न्यायाधीश के या न्यायालय। आप लोगों को लगता हो जैसा कुछ नहीं कर सकते हैं, विवेक है, विवेक किधर भी जा सकता है। अब जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है डिस्क्रिशन का, मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो डिस्क्रिशन का है वो ये है कि जब हमारे पास एक परिस्थिति में कई रास्ते उपलब्ध होते हैं और वो सभी रास्ते लीगली एक्सेप्टेबल और इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो उन सभी रास्तों में से कौन सा रास्ता हमको चुनना है, दैट इज डिस्क्रिशन। अर्थात ये समझ लीजिए कलेक्ट्रेट में कचहरी में आने के लिए हमारे कई दरवाजे हैं, हम उन्हीं दरवाजों से अंदर आ सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते कि दीवार तोड़ के अंदर आ जाए। तो डिस्क्रिशन सिर्फ हमारा उतना ही लिमिटेड होता है कि अगर सेवरल ऑप्शंस आर अवेलेबल टू अ जज इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो विच ऑप्शन इज टू बी अडॉप्टेड, दैट इज डिस्क्रिशन। पहली चीज। दूसरी चीज बात आई कि एंटीसिपेटरी बेल में अगर फाइल होगी तो या तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी तुरंत या इंटरिम प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक, आदरणीय गोविंद नारायण जी इस बात को जानते हैं। पहली चीज की कानून में मेरे को शेल पढ़ा जा सकता है और शेल को भी पढ़ा जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 चीज, जो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है उसमें लिखा गया कि ये जो एक्यूज्ड है ये कोर्ट से क्लियर करेगा कि अगर वो उसको अरेस्ट कर लिया जाए तो ही शैल बी रिलीव फ्रॉम बेल, यानी उसे बेल पर रिहा कर दिया जाए। उसके नीचे क्या लिखा, एंड दैट कोर्ट में देखिए बात कॉमा बीच का टाइमिंग है, आइदर रिजेक्ट द एप्लीकेशन फोर्थविथ और मे इश्यू, यहाँ पर भी लगा दीजिए, एंड इंटरिम ऑर्डर फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। तो जहां मे लगा दिया तो वहां पर विवेक की जो बात कर रहे थे, यहाँ पर 2 रास्ते हमारे पास हैं, इंटरिम दें, रिजेक्ट करते हैं या इंटरिम ना दें। तो ये विवेक, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं किसी को चेंज नहीं कर रहा। तो ये विवेक हमको जो है इस प्रकार मिलता है। दूसरी बात आई सुशीला देवी की। तो मुझे याद पड़ रहा है कि एक दोहा है कोई कि वो 16 बरस ऊपर दिए और 18 बरस अगर क्षत्रिय दिए तो उसके ज्यादा उसके जीवन को दिखता, ऐसा कुछ है। तो प्रश्न सुशीला देवी अग्रवाल में ये उठा था कि जो एंटीसिपेटरी बेल है इसकी आयु क्या है, आयु इसकी चार्जशीट दाखिल होने तक की है, अभी उसको सम्मन जारी किए जाने तक की है, या विचारणा की समाप्ति तक। पहला क्वेश्चन ये था कि इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या ये केवल चार्जशीट तक मानी जाएगी? तो इसका उत्तर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया कि इसकी आयु ट्रायल के समाप्त होने तक है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या एंटीसिपेटरी बेल को लिमिट किया जा सकता है? उन्होंने कहा नॉर्मली लिमिट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन लिमिट किया जा सकता है, अर्थात एंटीसिपेटरी बेल आरोप पत्र प्रस्तुत होने तक, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट तक, गवाह के व्यक्ति गवाहों के ज्ञान हो जाने तक, या किसी भी परिस्थिति में कोर्ट को ये पावर है कि उसको लिमिट कर। अगर ऐसा लिमिट किया गया है तो ऐसी दशा में जहां पर वो लिमिट अवधि समाप्त हो रही है वहां पर आपको पुनः एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना है। बाकी सारी चीजें बताई हैं, हर एक केस के फैक्ट अलग होते हैं। जजों के दिमाग में जो बात चलती है एंटीसिपेटरी बेल या कोई भी बेल देते हैं, वो हमको नॉर्मली है कि एक्यूज की लाइफ में लिबर्टी, हम जो है कंप्लेनेंट की लाइफ और लिबर्टी को देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक्यूज को लिबर्टी देकर उसकी लाइफ खत्म हो जाएगा, उसकी लिबर्टी खत्म हो जाएगी।
तो ये भी एक इश्यू हमारे सामने होता है। और इसको कैसे डिसाइड करेंगे उसके लिए सबसे पहला लिख दिया द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ एप्लीकेशन। ये चीज जज के माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए। और बाकी सारी चीजों का आंसर आपको मिल गया कि यूपी अमेंडमेंट में न्याय आएगा, खत्म हो जाएगा, फिर आईपी खत्म हो जाएगा। 125 सीआरपीसी में 500 रुपए की लिमिट सेंटर की थी, उसके बाद यूपी में 5000 की हो गई, सेंटर में लिमिट ही खत्म कर दी। तो उसमें जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है कि वो 5000 की हट जाएगा, जो अनलिमिटेड है वो लागू होगा। सेंटर जब भी कोई अमेंडमेंट करता है सब्सिक्वेंट वो जो है प्रभावी हो जाता है। तो बहुत आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और इससे मुझे पता लगता है कि मेरठ के लोग इतने जो है ज्ञान के पास हैं, आप ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं। और भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्यशालाएं हम लोग आयोजित करते रहेंगे। और बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष सचिव जो कार्यकारिणी है उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरे समय में भी और मेरे जाने के बाद भी आप इस प्रक्रिया को ऐसी सतत जारी रखें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का ये उत्थान के नाम से जो कार्यक्रम रखा गया, ये हाई कोर्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और यूपी के निर्देश के अनुसार लगातार इस तरह के प्रोग्राम बार और बेंच के तय किए जाएंगे और लगातार होते रहेंगे। इसका विशेष उद्देश्य यह है कि बार और बेंच में जो कुछ छोटी छोटी बिंदुओं पर लोगों की जानकारी का अभाव रहता है, उसको दोनों को साझा करते हुए उसको पूरा किया जा सके। इसी क्रम में आज भी ये प्रस्ताव रखा गया था, इससे पहले भी एक कार्यक्रम हुआ था। आज उत्थान कार्यक्रम एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर रखा गया है, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय जनपद न्यायाधीश मेरठ यहाँ पर उपस्थित है। इसके साथ मेरठ बार के महामंत्री हैं। मैं मंचासीन सभी का स्वागत करते हुए हाउस के उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारीगण और अपने अधिवक्ता साथियों से को अभिनंदन करते हुए इस बात को स्पष्ट रूप से कहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आप लोग फ़ायदा उठाएं और आगे भी जो है बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करती रहेगी, जिसका बेनिफिट, जिसका फ़ायदा छोटे छोटे बिंदुओं पर आपको प्राप्त होता रहेगा। का एज ए जिला जज बहुत बड़ा योगदान है। उनके ही एक तरह से कहा जाए को विचार को लेकर के इस तरह के कार्यक्रमों को हम लोग प्रमुखता के साथ रख पाए हैं। इस तरह के विचार रखना और उसको प्रमुखता के साथ लेकर के आना, ये एक जिला जज की अपनी सोच को निर्धारित करता है कि वो कितने व्यापक स्तर पर सोच करके न्यायिक प्रक्रिया को बार और बेंच के मधुर बनाने के लिए कार्य करते हैं और उसका जो है जानकारी प्राप्त कराने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।